वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली गरम तारे पे रिलीज हुई एक क्राइम सस्पेंस वेब सीरीज को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है आखिरी सच, जिसमें तमन्ना मोहतरमा लीडिंग रोल पर है। एक्चुअली इस सीरीज में फिलहाल 2 ही एपिसोड्स रिलीज हुए, अगले हफ्ते और बाकी एपिसोड्स रिलीज होंगे। मतलब वीकेंड वेब सीरीज है ये। सो एपिसोड्स जैसे जैसे आते रहेंगे आपके सामने लाता रहूंगा। फिलहाल तो सीरीज के बारे में कुछ कह नहीं सकते, बस नॉर्मली चल रही है। कुछ सस्पेंस थ्रिलिंग इवेंट्स देखने को मिलते हैं। एक एपिसोड का ड्यूरेशन आधे घंटे के आसपास है। तो चलिए फटाफट से सीरीज को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक दूध वाला बंदा दूध डालने के लिए किसी के घर के पास जाता है। दरवाजे की घंटी बजाने लगता है, दरवाजा खटखटाने लगता है, लेकिन कोई भी जवाब ही नहीं देता। ये बंदा उन लोगों को कॉल भी करने लगता है, लेकिन नो रिस्पॉन्स। उसी घर के बाहर 2-3 लोग बैठे होते हैं। तो इनमें से एक बंदा उस दूध वाले की मदद करने के लिए ये भी दरवाजा खटखटाने लगता है, तो देखता है दरवाजा खुला है। धीरे धीरे जब वो बूढ़ा आदमी घर के अंदर जाता है तो वहाँ का नजारा देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं, और इसी तरह दूध वाले के भी। खैर दूसरे सीन में तमन्ना मोहतरमा को दिखाया जाता है। इसका नाम है आन्या। फिलहाल सेक्सी ड्रेस पहनकर किसी पब में आती है। आन्या को देखते ही एक बंदा आन्या के पास आकर इसके साथ फ्लर्टिंग करने लगता है। लॉन्ग ड्राइव पर चलने की बात करता है। आन्या कहने लगती है कि अभी भी हम दोनों की मुलाकात हुई, चलो पहले हम दोनों डांस वांस करते हैं। इस तरह से पहले ये दोनों डांस करने लगते हैं। आफ्टर सम टाइम वो बंदा आन्या के पास आकर दोबारा यही बात कहने लगता है कि अब तो रात भी ढल चुकी है, मैं तुम्हारे बाहों में आना चाहता हूँ, हमारी पार्टी कब स्टार्ट होगी। आन्या कहने लगती है तुम तो बहुत ही फॉरवर्ड निकले, पहले हम दोनों एक दूसरे के बारे में जान लेते हैं। पहले तुम मेरे बारे में कुछ बातें गेस करो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ बातें गेस करूंगी। जो जीता वो डिसाइड करेगा कि पार्टी कहाँ पर होगी। सो ये बंदा अन्या के बारे में कुछ बातें बताने लगता है जो अन्या के बारे में गलत होती है। उसके बाद अन्या इस बंदे के बारे में कुछ बातें बताने लगती है, जैसे कि ये IIT स्टूडेंट है और इसी तरह इसका नेटवर्थ तकरीबन 10 करोड़ है। ये सुनने के बाद ये बंदा कहने लगता है अरे यार तुमने तो बहुत ही कम नंबर लगा दिया, और थोड़ा जीरो से ऐड करो। वैसे इंडिया में पैसे बनाना एक किस्म का आर्ट है, लोगों को उल्लू बनाकर भी पैसे बनाए जा सकते हैं। अन्या कहने लगती है हाँ तुमने सही कहा, जैसा मैंने तुमको उल्लू बनाया। एक्चुअली इस बंदे के हाथ में एक वॉच होती है। इस वॉच में इस बंदे का सारा कच्चा चिट्टा होता है। डांस करते समय अन्या ने इस वॉच को चुराकर अपने टीम मेंबर्स को दे दिया, जिसकी वजह से इसका भांडा फूट गया। एक्चुअली ये बंदा क्रेडिट कार्ड्स का फ्रॉड कर रहा था। उसी वक्त अन्या का सुपीरियर अन्या को कॉल करके उस घर के हादसे के बारे में बताते हुए उस केस को सॉल्व करने के लिए कहता है। मीडिया वाले ऑलरेडी वहाँ पर पहुंचकर अपनी खिचड़ी बना रहे हैं, तुम फटाफट से वहाँ पर जाकर उस केस को टेक ओवर कर लो। इस तरह से अन्या जब उस घर के पास जाती है तो उस घर के पास काफी सारी पब्लिक होती है, उसी तरह मीडिया वाले भी। अन्या और उसके टीम मेंबर्स जब उस घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ का नजारा देखकर उनके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि इस घर के सारे परिवार वाले मतलब 11 लोग अपने आप को फांसी लगाकर मर गए, और इनमें से 9 साल का छोटा बच्चा भी होता है। पीछे से इनके हाथ बंधे होते हैं, उसी तरह से इनके आंखों पर पट्टी भी बंधी होती है। उसके बाद 2 पुलिस वाले अन्या के पास आकर ये कहने लगते हैं कि मैडम घर में किसी तरह का फोर्स एंट्री नहीं थी, सारे खिड़की दरवाजे बंद थे, लेकिन मेन दरवाजा खुला था, लेकिन दूसरे कमरे में एक स्ट्रगल हुआ था। इस तरह से जब अन्या दूसरे कमरे में जाती है तो एक बूढ़ी औरत मरी पड़ी होती है। इसके सर को जबरदस्त चोट आई थी, शायद किसी से लड़ते वक्त मर गई होगी। उसके बाद क्राइम सीन की इंस्पेक्शन करने पर अन्या को यह शक होने लगता है कि सारे के सारे टेबल्स डेड बॉडी से काफी दूर है, जिसका मतलब ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर हो सकता है। ये सब कुछ एक सेटअप सा लग रहा है। उसी वक्त किशोर नाम का एक छोटा बच्चा घर के बाहर अपने फ्रेंड पार्थ से मिलने के लिए आया होता है। पार्थ मतलब वही छोटा बच्चा जो अभी मर गया। पुलिस वाले किशोर से कहने लगते हैं अरे बेटा घर में कोई भी नहीं बचा, सारे के सारे लोग मर चुके हैं, जाओ घर जाओ। उसी भीड़ में हम एक और बंदे को देखते हैं जो शायद पुलिस से छुप रहा होता है। खैर पुलिस स्टेशन आने के बाद एक पुलिस वाला अन्या को इस परिवार के बारे में सारे डिटेल्स बताने लगता है कि एक्चुअली ये जवाहर नाम के एक पुलिस ऑफिसर की फैमिली है। जवाहर कुछ सालों पहले ही इस दुनिया से चला गया। इसके 4 संतान है। बड़े बेटे का नाम आदेश और उसकी बीवी का नाम करुणा, और इनके 3 बच्चे हैं। दूसरे बेटे का नाम भुवन और उसकी पत्नी का नाम पूनम था, और इन दोनों का एक छोटा बच्चा है, वही 9 साल का बच्चा पार्थ। तीसरी संतान का नाम है बबीता। इसके हस्बैंड के बारे में कोई डिटेल्स नहीं, फिलहाल ये अपने भाइयों के साथ ही इसी घर में रहती थी। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था अंशिका, और कुछ ही दिनों पहले अंशिका की एंगेजमेंट हुई थी। और चौथी संतान का नाम है कविता, जो इन लोगों के साथ नहीं रहती, वो सेपरेट दूसरी जगह पर रहती है। उसके बाद ऑफिसर आन्या कविता को इंट्रोगेशन पर बुलाती है। बेचारी कविता भी बहुत बड़े सदमे में होती है, इसका सारा का सारा परिवार मर चुका है।
एक हफ्ते पहले अंशिका की एंगेजमेंट हो रही थी और उस एंगेजमेंट में दोनों परिवार वाले सिर्फ अपने रिश्तेदारों को ही बुलाया होता है। अंशिका के मंगेतर का नाम होता है अमन, वही जो आज सुबह घर के बाहर खड़ा था, पुलिस से छुप रहा था। दोनों परिवार वाले बहुत खुश थे। उसके बाद बड़े बेटे आदेश के फ्रेंड को बुलाने पर आदेश का फ्रेंड पुलिस वालों से कुछ बातें बताने लगता है कि एक्चुअली कुछ दिनों बाद आदेश मिठाई का बिजनेस स्टार्ट करने वाला था और इसी तरह जिस घर में ये लोग रहते थे वो एक्चुअली किराए का मकान था। कुछ दिनों बाद ये मकान खुद खरीदने वाले थे। उस घर में बेचारी अंशिका की ही पहली शादी होने वाली थी, लेकिन इसी दरमियान में ये हादसा हो गया। दूसरी तरफ आन्या कविता से ये पूछने लगती है कि लास्ट टाइम आपके परिवार से कब बात हुई थी। कविता कहने लगती है कि एक्चुअली कल रात अंशिका से फोन में बात हो रही थी। अंशिका ने कुछ गिफ्ट्स वगैरह खरीदा था, वो दिखा रही थी वीडियो कॉल के जरिए से। उसके बाद पुलिस स्टेशन के बाहर सारे मोहल्ले वाले खड़े होते हैं अपने अपने डिटेल्स बताते हुए। इसी दरमियान में किशोर वो बच्चा दोबारा पुलिस स्टेशन आता है। दो पुलिस वाले दोबारा किशोर को अपने पास बुलाकर उस हादसे के बारे में पूछने लगते हैं, क्या तुम इस हादसे के बारे में कुछ जानते हो, किसने मर्डर किया। सवाल सुनते ही बेचारा किशोर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद आन्या अमन को इंट्रोगेशन पर बुलाती है, पूछने लगती है कि कब से जानते हो तो परिवार को। अमन कहने लगता है ऑलमोस्ट 6-7 महीनों से। एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे, हमारी अरेंज मैरिज हो रही थी। आन्या पूछने लगती है क्या कल तुम्हारी मुलाकात अंशिका से हुई थी। अमन कहने लगता है मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन फोन में बात हुई थी, बस ऐसे ही नॉर्मली बातें। और बात करते समय अमन थोड़ा घबराया होता है, थोड़ा टेंस में होता है। ये चीज अन्या ऑब्जर्व करती है। दोबारा पूछने लगती है कि देखो तुम जितना छुपाओगे सारा शक तुम पर ही आएगा, जो कुछ हुआ वो सारी बात हम पुलिस वालों को बता दो। अमन कहने लगता है कि एक्चुअली हम दोनों की मुलाकात कल होने वाली थी, लेकिन अंशिका ने पोस्टपोन कर दिया, पता नहीं क्यों, शायद घर के काम में बिजी थी। अन्या पूछने लगती है तो आज सुबह तुम घर के बाहर क्या कर रहे थे। मतलब अन्या ने अमन को देख लिया था। अमन कहने लगता है कि एक्चुअली मेरी मॉम ने कॉल करके अंशिका के घर जाने के लिए कहा था, लेकिन जब मैं वहां पर आया तो काफी सारी भीड़ थी, चुपचाप चला गया। इस तरह से अमन से और थोड़े पूछताछ करने लगती है। अमन जाने के बाद अन्या एक पुलिस वाले को बुलाकर कहने लगती है कि फटाफट से अमन का कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, बैंक स्टेटमेंट निकालो और इसके पीछे एक आदमी भी लगा दो। खैर रात होने के बाद हम ये देखते हैं कि अमन अपने घर में ड्रग्स का सेवन कर रहा है। इसी दरमियान में सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है 10 दिन पहले। 10 दिन पहले अमन और अंशिका की मुलाकात हुई थी। गाड़ी में ही ये दोनों बात करने लगे और अंशिका को ये बात पता चली कि अमन कुछ दिनों पहले ड्रग्स ले रहा था। अमन अंशिका को समझाने लगता है कि वो तो पास्ट की बात है, अब मैंने छोड़ दिया ना, और वैसे भी मैंने भी तुम्हारे पास्ट के बारे में नहीं पूछा। इस तरह से इन दोनों के बीच हल्के से झगड़ा होने लगता है। इसी झगड़े में ये दोनों अपने परिवार को भी घुसेड़ देते हैं। अमन कहने लगता है क्या मैंने तुमसे कभी तुम्हारे पापा के बारे में पूछा, 20 साल से कहाँ पर थे वो, हमारे एंगेजमेंट पर क्यों नहीं आए। ये सुनने के बाद अंशिका अमन को एक छापड़ भी लगाती है। खैर प्रेजेंट डे पर जब अमन सिगरेट पीने के लिए अपने विंडो के पास जाता है तो उसी विंडो के जरिए से अमन एक पुलिस वाले को देखता है, समझ जाता है कि इस पर नजर रख रहा है ये बंदा। दूसरी तरफ वो दूध वाला पुलिस स्टेशन आकर एक दिन के हादसे के बारे में अन्या को बताने लगता है कि एक दिन जब ये दूध वाला कहीं पर जा रहा था तो 2 लोग आदेश को चाकू से डरा धमका रहे थे और दिखने में वो लोग गुंडे जैसे नजर आ रहे थे। मैडम अगर मैं उनका चेहरा एक और बार देखूंगा तो मैं उन लोगों को पहचान लूंगा। उसके बाद अन्या को ये बात पता चलती है कि उसी गली में एक सीसीटीवी कैमरा है, तो उस कैमरे को चेक करने पर यह बात पता चलती है कि आधी रात को बाइक में हेलमेट पहनकर एक बंदा इस घर को आया था और जब ये बाइक वाला बंदा दरवाजा ओपन करने ही वाला था तभी इस गली की लाइट चली जाती है, जिसकी वजह से आगे का फुटेज नहीं होता। अन्या अपने टीम मेंबर से कहने लगती है कि फटाफट से इस बाइक के बारे में पता करो, किसकी है, फिलहाल कहाँ पर है। दूसरी तरफ अमन उस पुलिस वाले से बचते हुए अपने घर से बाहर आता है। वो पुलिस वाला भी अमन को फॉलो करने लगता है, लेकिन अमन चालाकी से उस पुलिस वाले की नजर से बच ही जाता है। इस तरफ पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाला अन्या के पास आकर एक गैंग के बारे में डिटेल्स बताने लगता है कि 2 हफ्तों पहले महिपाल और उसके आदमियों की हत्या हो गई थी। मतलब ये लोग किसी किस्म के गुंडे थे और इनको मारने वाला और कोई नहीं दूसरा गैंग लीडर गुजारा होता है। मतलब ये घटना भी उसी एरिया में हुई थी। अन्या और उसका टीम मेंबर सोचने लगते हैं कि वो फैमिली तो सीधी सादी फैमिली थी, इन दोनों गैंग से उनका क्या लेना देना। दोबारा उस दूध वाले को बुलाकर शिनाख्त करवाओ इन लोगों की। दूसरी तरफ अमन एक्चुअली उस पुलिस वालों से छुपते हुए कविता के घर आता है। कविता से पूछने लगता है कि अंशिका की फैमिली का किसी दूसरे लोगों से दुश्मनी थी। फिलहाल नहीं, पास्ट में। कविता कहने लगती है ऐसा कुछ नहीं था बेटा,
लेकिन कुछ सालों पहले दौलत नाम के एक बंदे से थोड़ी अनबन हो रही थी। एक्चुअली हम लोग राजस्थान के रहने वाले थे। कई साल पहले मेरे पिताजी और दौलत अंकल दिल्ली आ गए, यहीं पर सेटल होने लगे। लेकिन धीरे धीरे दौलत अपना असली चेहरा दिखाने लगा। वो कोई अच्छा दोस्त नहीं था। भुवन की कॉलेजिंग खत्म होने के बाद भुवन दौलत के शॉप में ही काम किया करता था। लेकिन एक दिन एक बहुत ही दर्दनाक घटना हो गई। एक्चुअली 11 साल पहले भुवन और उसके पिताजी अपने घोड़े के साथ वॉकिंग पर जा रहे थे। मतलब भुवन के पिताजी जवाहर अपने घोड़े को लेकर ऐसे ही वॉकिंग करते रहते हैं। अब जवाहर तो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे। बातों ही बातों में भुवन कहने लगता है कि पापा दौलत अंकल एक और नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें मुझे पार्टनर बनाने वाले हैं। अब आपका बेटा भी कुछ कर ही दिखाएगा। सो इसी दरमियान में भुवन अपने पिताजी से जिद करने लगता है कि आप घोड़े पे बैठो, राइड करो। जब जवाहर अपने घोड़े के ऊपर बैठता है तो भुवन उस घोड़े को जोर से लात मारता है, जिसकी वजह से वो घोड़ा जंप लगाने की वजह से जवाहर नीचे गिरकर मर जाता है। मतलब इसका सर एक पत्थर से टकराने की वजह से काफी सारी ब्लीडिंग होकर वही के वही इसकी डेथ हो जाती है। बाद में जब भुवन अपना शू देखता है तो उसके शू में एक कील लगी होती है और ये कील उस घोड़े को चुभने की वजह से वो घोड़ा ऐसा रिएक्ट किया। अपने फादर की लाश को देखकर बेचारा बहुत रोने लगा। अपने पिताजी मरने के बाद भुवन कहीं और ही खोया रहता था। इसको ऐसा ही लगता था कि किसी ने अपने फादर को मार दिया। एक रात तो भुवन ने बहुत ही मुश्किल से अपने पिताजी की घड़ी ढूंढने लगा और जब वो मिल गई तो ये बात पता चली कि ये घड़ी रन नहीं हो रही। उसी रात वो बाहर जाकर इस घड़ी में बैटरी डलवाकर वापस अपने घर आया और भुवन जब भी सोता इसके ख्वाबों में इसके पिताजी आया करते थे, अपने पिताजी से बात किया करता था। और कुछ दिनों बाद भुवन दौलत की दुकान में भी ढंग से काम नहीं कर रहा था। एक दिन जब भुवन पेंटिंग की डब्बे की एंट्री करना भूल गया तो दौलत भुवन के पास आकर इसको ब्लेम करने लगा कि तुम मेरी दुकान में ही काम करते हुए मेरे साथ ही घोटाला करने लगे, कब से चल रहा है ये। इस तरह से भुवन को बहुत गालियां देने लगता है, इसके बाप पर भी जाता है। इसी बातों ही बातों में जब भुवन को हल्के से धक्का देता है तो इसके सर पर पाइप्स गिरने की वजह से भुवन बहुत जख्मी हो जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद डॉक्टर टेस्ट करके ये बताने लगा कि भुवन के दिमाग का एक हिस्सा काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से इसकी बोलती बंद हो गई। कुछ दिनों बाद भुवन बात भी कर सकता है या परमानेंटली इसकी बोलती ही बंद हो सकती है। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हुए भुवन को ऐसा एहसास होने लगता है कि किसी के लायक नहीं, खुद पर भरोसा उठ जाता है, जिसकी वजह से भुवन खुदकुशी करने का भी सोचता है। मतलब अपना ऑक्सीजन पाइप निकाल देता है, लेकिन लकीली सिस्टर वहाँ पर होने की वजह से भुवन को बचा लेती है। खैर हॉस्पिटल से वापस आने के बाद दौलत भुवन के घर आकर इसके भाई से कहने लगा कि इसके हॉस्पिटल का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, एफआईआर वापस ले लो। लेकिन भुवन लिखित में दौलत को धमकी देने लगता है कि अगली बार मेरे घर आए तो एक और एफआईआर दर्ज करवा दूंगा। ये देखने के बाद दौलत सारी फैमिली को वार्न करके वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट डे पर कविता कहने लगती है कुछ दिनों बाद दौलत और उसकी फैमिली दिल्ली छोड़कर वापस उनके गाँव चले गए, पता नहीं क्यों। खैर दूसरे दिन अनिया एक बंदे को थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए कहती है। वो बंदा अनिया से मुलाकात करके ये बताने लगता है कि एक्चुअली बड़ा भाई आदेश दोनों गैंग से मिला हुआ था, मतलब महिपाल और बुजरा। ये सुनने के बाद अनिया शॉक में रह जाती है। उसके बाद दूध वाले को बुलाकर महिपाल के आदमी के फोटोज दिखाकर पूछने लगती है कि इनमें से कौन है, तो वो दूध वाला एक बंदे को पहचान लेता है। अनिया का टीम मेंबर ये गेस करने लगता है कि शायद आदेश ने बुजरा के गैंग को महिपाल की खबर दी होगी। बुजरा की गैंग ने महिपाल को मार दिया। गुस्से में आकर महिपाल के लोगों ने आदेश और उसकी फैमिली को मार दिया होगा। दूसरी तरफ वो छोटा बच्चा किशोर बहुत ही उदास बैठा होता है और इसी में उस रात का इंसिडेंट के बारे में याद करने लगता है। उस रात जब किशोर अपने फ्रेंड से मिलने के लिए उस घर गया था तो किशोर ने ये देखा कि भुवन खड़े खड़े ही नीचे गिर गया। दूसरी तरफ अमन दौलत की फैमिली से मुलाकात करने के लिए राजस्थान जाने लगता है बस के जरिए से। गांव आने के बाद हर एक बंदे से दौलत और उसकी फैमिली के बारे में पूछते रहता है। वो लोग यही कहने लगते हैं आगे जाओ आगे जाओ। इस तरह से कुछ दूरी पर आता है तो वहाँ के लोग अमन से कहने लगते हैं अरे दौलत तो कब का मर चुका है। एक्चुअली दौलत और आदेश के परिवार के बीच संबंध होने वाले थे, लेकिन वो शादी हो नहीं पाई। मतलब अंशिका और दौलत के बेटे जयंत से शादी होने वाली थी। इस तरफ दिल्ली में अन्या का वो खबरी महिपाल के एक आदमी के बारे में खबर देने लगता है। सारे पुलिस वाले इस बंदे को फॉलो करते हुए इसके घर के पास पहुंच ही जाते हैं। पुलिस वालों को देखकर ये सारे लोग भागने लगते हैं। कुछ पुलिस वाले कुछ बंदों को पकड़ लेते हैं, लेकिन अन्या स्पेशली एक बंदे को फॉलो करने लगती है। बहुत ही मुश्किल से चेस करने के बाद फाइनली अन्या इस बंदे को पकड़ ही लेती है।
मतलब महिपाल के बंदे को। दूसरी तरफ अमन दौलत के घर आता है और इस घर में दो बंदे बैठे होते हैं। शायद इन दोनों में से एक बंदे का नाम होता है जयंत, दौलत का बेटा। फटाक से अमन इन दोनों पर हमला करने लगता है, पूछने लगता है कि तुमने अजिका की फैमिली को क्यों मारा। इसी हाथापाई में तभी दूसरा बंदा अमन के सर पर बियर की बोतल फोड़कर इसको बेहोश कर देता है। इस तरह से यहाँ पर 2 एपिसोड्स खत्म होते हैं और बाकी एपिसोड्स आने के बाद आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।